नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं एसएससी बुलेट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम सीजीएल 23 के मैथ्स के पेपर, जितने भी सीजीएल 23 टीयर 1 में मैथ्स के पेपर हुए हैं, 39 शिफ्ट्स में ये पेपर आयोजित किए गए थे। हम वन बाई वन सभी के पेपर्स चेक करेंगे। आज हम शिफ्ट 1 चेक कर रहे हैं, तो शिफ्ट 1 को पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, 6 पावर 25 से लेकर 6 पावर 28 तक है। ये किससे विभाजित है? तो ध्यान दीजिए, अगर अगर इस नंबर का में मैं 6 पावर 25 बाहर ले लूं, तो आप कह सकते हो कि सर यहां से सिर्फ एक बचेगा। यहां से 6 पावर 26 में से 25 निकल गया तो 6 बचा। यहाँ फिर 6 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 6 का क्यूब बचेगा। तो मैं अगर इसे जोड़ता हूं तो 6 पावर 25 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216 बनेगा, और ये टोटल बनता है 259। 259 उसके बाद 6 पावर 25। ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर में 259 अवेलेबल है तो वो 259 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 265 पावर है 4081 और 9। ध्यान देंगे, अगर आपसे ये कहा जाए कि 7 की पावर इवन है और इसको डिवाइड करा जा रहा है 8 से, और 7 की पावर ऑड है और इसको डिवाइड किया जा रहा है 8 से, तो 7 की पावर इवन होगी, तो मैं कह सकता हूं कि -1 की पावर इवन, क्योंकि 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा। अगर 7 की पावर ऑड है, वो 8 से डिवाइड किया जा रहा है, तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो आपका रिमाइंडर क्या बनेगा? -1 बनेगा। तो एग्जामिनर इस तरह के खेल आपके साथ खेलेगा कि आपको बड़े नंबर्स देगा। 266 से डिवाइड करना है 265 को, तो ध्यान दीजिए यहाँ -1 आएगा, और -1 की पावर कितनी? ऑड रहेगी, और इसके साथ 9 है, और इसको 266 से डिवाइड करना है, तो ये -1 होगा, और -1 प्लस के 9 रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। तो मेरा आंसर बनता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द 4 नंबर्स, 4 नंबर्स हैं 39, 117, 17 और y अनुपात में है, प्रोपोर्शन में है, तो y का मान क्या होगा? तो 39 और 117 का जो रेशियो होगा, वही रेशियो 17 और y का होगा, यही प्रोपोर्शन है। 39 से 117 3 बार जाता है, क्योंकि 13 तिया और 13 नमा, तो y इज इक्वल टू 17 की पावर, 17 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो 51 आपका आंसर है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि सर जो इन दोनों का रेशियो है वही इन दोनों का भी होगा। अगर ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना होकर कितना बन जाएगा? 51 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यदि a 95% है b का, तो b a का कितना परसेंट है? तो a और b की कंपैरिजन कर लेते हैं। a और b, a 95% है b का, तो अगर b 100 है तो a कितना? 95। अगर b 20 है तो a कितना होगा? 19 होगा। अब पूछा जा रहा है कि ये 20 इस 19 का कितने परसेंट है। तो मुझे अगर परसेंट निकालनी है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे, और जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर। तो लिखा जा सकता है कि 2000 अपॉन में 19%। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक बार 19 से कटेगा 20, उसके बाद एक 10 बनेगा, एक 0 और 19 पंजे 95, तो 105 के बाद फिर 5 बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा? 19 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 105, 5/19%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरसों का तेल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, कोस्ट प्राइस से 25% अधिक है, तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि आपको ना तो उसे कोई लाभ हो ना हानि हो। अगर लाभ और हानि दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और मुझे ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो मैं इस चीज को 100 में ही बेचूंगा। तो इसका मतलब यह है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आर्टिकल को हमेशा कोस्ट प्राइस पर बेचा जाता है।
तो कोस्ट प्राइस से मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 25% ज्यादा है। तो अगर कोस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 125 होगा। तो मैं अगर रेशियो चेक करूं तो ये 4, तो ये कितना, 5। अब 5 की चीज को 4 में बेचना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। कितने पर, 5 पर। 5 पर 1 की कमी कितना परसेंट बैठता है, 20%। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 की कमी कर रहे हैं, 5 पर कर रहे हैं, इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट की कंपैरिजन के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि 3 खरीदें 4 मुफ्त पाएं। दुकानदार 2 ऑफर दे रहा है कि एक 3 चीज खरीदिए 4 आपको मुफ्त मिलेंगी, 5 चीज खरीदिए 6 आपको मुफ्त मिलेंगी। डिस्काउंट का क्वेश्चन करने से पहले और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करने से पहले हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली तो ये कि प्रॉफिट और लॉस नॉर्मल कंडीशन में हमेशा कोस्ट प्राइस पर चेक किया जाता है, और डिस्काउंट हमेशा दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया जाता है, एमआरपी पर चेक किया जाता है। जैसे एक दुकानदार ने 2 कोल्ड ड्रिंक दी और उसके साथ एक और फ्री दी, तो दुकानदार की जेब से 3 कोल्ड ड्रिंक गई हैं और उसमें उसे 2 के पैसे मिले हैं और एक उसने डिस्काउंट के रूप में दिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा 3 पर चेक किया जाएगा और एक डिस्काउंट होगा। तो यहाँ 3 चीजें खरीद रहा है और 4 मुफ्त पा रहे हैं, तो दुकानदार की जेब से कितनी चीजें गई, पहले केस में दुकानदार की जेब से गई हैं 7 चीजें और उसमें उसे कितने का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जितनी मुफ्त गई हैं उतने का ही डिस्काउंट देना पड़ा है, तो 4 का डिस्काउंट देना पड़ा। दूसरा केस, 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, तो दुकानदार की जेब से टोटल 11 आइटम्स गए, 11 आइटम्स दुकानदार की जेब से गए हैं और उन 11 आइटम्स में उसे जो डिस्काउंट देना पड़ा वो उतना ही है जितने आइटम उसे मुफ्त देने पड़े। तो 6 आइटम्स उसको मुफ्त देने पड़ रहे हैं। अब यहाँ या तो हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालें या हम एक कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि जिस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी वही डिस्काउंट वैल्यू ज्यादा देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 100 मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज निकालेंगे और वही फ्रैक्शन की परसेंटेज ज्यादा निकलेगी जो फ्रैक्शन ज्यादा होगा। और दो, इसका मतलब हम इन दोनों फ्रैक्शन को ही कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सा डिस्काउंट परसेंटेज ज्यादा होगा। तो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आ जाएगा, 44 आ गया। इसके डिनोमिनेटर की इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया, 42 आ गया। इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है तो ये डिस्काउंट भी बड़ा होगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 आदमी नंबर सेम है, 8 मैन 45 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, 8 वीमेन इस काम को 18 दिन में कर रही हैं। नंबर सेम है तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। तो कहा जा सकता है कि मैन और वीमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो 2 और 5 होगा। मैन की इफिशियंसी 2 है तो इसके रिस्पेक्ट में वीमेन की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तो अगर 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 मैन कैन डू ए वर्क इन 45 डेज, तो टोटल वर्क है 8 व्यक्ति कर रहे हैं उसको, 2 एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं रोज और 45 दिन लगा रहे हैं, तो मेरा टोटल वर्क हो गया ये। अब इसको कितने लोग करने चाह रहे हैं, कितने लोगों से कराना चाह रहा है, 5 पुरुष से, 5 मैन है, उनकी हर एक की क्षमता 2 है, तो 5 मैन 2 क्षमता, इसका मतलब 10 काम रोज होगा, प्लस 8 महिलाएं हैं 5 क्षमता है। अगर 8 महिलाएं हैं और 5 क्षमता के साथ काम करेंगी तो 40 काम रोज होगा। 5 पुरुष हैं 2 क्षमता के साथ काम करेंगे तो 10 काम रोज होगा, तो 10 प्लस 40, तो कहा जा सकता है ये आ जाएगा आपका 9 28 72 720 और 720 अपॉन में 4, 72/5 यानी कि 24 सही 2/5 दिन पूरे लगेंगे इस काम को करने में। 24 नहीं, कैलकुलेशन गलत हो गई, 72 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 14 बार कंप्लीट जाएगा और उसके बाद 2 शेष बचेगा अपॉन में 5, तो 14 सही 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि एक पुरुष
एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं टोटल काम ऐसा मान लूं जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी, तो मैं टोटल 30 वर्क मान लेता हूँ। 30 वर्क को अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो 3 वर्क पर डे मैन कर रहा है, 2 वर्क पर डे एक महिला कर रही है और 1 वर्क पर डे एक बच्चा कर रहा है। अब 30 वर्क कराना है, इन तीनों से एक साथ कराना है, तो 30 वर्क को अगर ये तीनों लोग एक साथ करेंगे तो 3 काम ये, 2 काम ये और 1 काम ये, तो टोटल 6 काम रोज होगा। तो 5 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए से शुरू करके अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस पैटर्न का को पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है, बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो मैं टोटल वर्क मानूंगा ऐसा जो 25 से भी कट जाए और 30 से भी। तो 25 और 30 का एलसीएम बनता है 150। अगर 150 काम 25 दिन में पूरा कर रहा है तो पर डे 6 वर्क करेगा और ये पर डे 5 वर्क। अब चीज चेक करते हैं कि ए और बी दोनों 5 दिन के लिए अल्टरनेट वर्किंग का पैटर्न यूज करते हैं। मतलब जब ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। तो 5 दिन कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो कि 2 दिन में आपको कितना काम मिलेगा। तो 2 दिन में कितना काम मिलेगा, 6 और 5 11। पहले 2 दिन में 11 काम, उसके बाद अगले 2 दिन में 11 काम और, तो 22 काम तो 4 दिन में मिल गया। और उसके बाद जो 5वां दिन होगा वो किसका होगा, हमेशा जो ऑड डे है, जैसे अगर ए कोई काम शुरू कर रहा है और उसके बाद बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो ध्यान दीजिए जो ऑड डे पर है वो वही रहेगा, विषम संख्या पर वही व्यक्ति रहेगा जिसने शुरू किया था और सम संख्या पर वह व्यक्ति रहेगा जो बाद में आया। तो पहले दिन ए ने 6 काम किया, फिर बी ने 5 किया, फिर ए ने 6 किया, फिर बी ने 5 किया और उसके बाद फिर ए ने 6 किया। 5 दिन आपके पूरे हो गए। 5 दिन पूरे हो गए तो टोटल 28 वर्क हो गया। 28 वर्क हो गया। अब इस 28 वर्क को अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो 122 काम बचेगा और 122 काम मुझे किससे कराना है, बी से कराना है। तो आपका आंसर बनेगा, अगर 122 काम करना है और बी को करना है तो 122/5 आपका आंसर होगा 24 सही 2/5। यानी कि बचा हुआ 122 काम करने के लिए ऐसे व्यक्ति को 24 2/5 दिन लगेंगे जो 5 काम रोज कर रहा है। तो आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 108 की स्पीड से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगी। तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस, अगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कवर्ड डिस्टेंस होती है ट्रेन की लेंथ और उसके साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ 900 है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ 900 है। तो टोटल ट्रेन को 1800 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है और 1800 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है और आंसर आपको सेकंड में चाहिए। तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 108 को अगर मैं 5/18 से गुणा कर दूं तो मेरा आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो इसको आप 30 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 1800 मीटर, स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो मुझे लगने वाला टोटल टाइम होगा, ट्रेन 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अपनी यात्रा को 2 हिस्सों में, देखिए एवरेज स्पीड के बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, उसमें से एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि अपनी यात्रा को एक व्यक्ति ने 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा 120 किलोमीटर की यात्रा है, पहले हिस्से के लिए 80 की स्पीड, दूसरा हिस्सा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके लिए 40 की स्पीड, और उसके बाद जब वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद वापस आता है तो कोई वेरिएशन नहीं, सिर्फ 75 की स्पीड से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। तो सबसे पहले पहला हिस्सा है 120 किलोमीटर की यात्रा का और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। दूसरा हिस्सा है 100 किलोमीटर की यात्रा का और वो 40 की स्पीड से करता है। तो क्या मुझे बता सकते हैं
कि अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो सिर्फ जाने जाने की, अगर मुझे सिर्फ जाने जाने की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं कहूँगा कि टोटल जो डिस्टेंस कवर हुई है वो हुई है 120 प्लस का 100, और जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 120 की यात्रा अगर 80 की स्पीड से की गई है तो मुझे 1.5 घंटा लगेगा, और अगर 40 की स्पीड से 100 किलोमीटर यात्रा की गई है तो मुझे 2.5 घंटे लगने। तो मुझे जो टोटल टाइम लगा है वो 2.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा, टोटल 4 घंटे लगे। तो कहा जा सकता है कि स्पीड, एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो एवरेज स्पीड दे रखी है, जो वापसी की एवरेज स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी होती है एंटायर जर्नी की, टोटल जर्नी की जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो 2 गुना पहली स्पीड 55, दूसरी स्पीड 75 अपॉन में 55 प्लस का 75, ये आ जाएगा 110 गुणा में 75 और अपॉन में 130। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 825, और 825 अपॉन में 3, तो 13 छंग 78, 4 बचा, 13 तिया 39, यानी कि 63 पर मेरा आंसर, 63 मेरा इंटीजर आना चाहिए, उसके बाद फिर डेसिमल आना चाहिए। तो ये बनेगा ये आपका बनेगा 63.46 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर और यूज करना है पाई इज इक्वल टू 22/7। हर एक बच्चे को पता है कि एक स्फीयर का जो वॉल्यूम निकलता है वो 4/3 पाई आर क्यूब से निकलता है, तो 4/3 लिखा जाता है ऐसे ही। उसके बाद पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, पाई की जगह 22/7, और उसके बाद फिर 4.2, फिर 4.2, और उसके बाद फिर 4.2, 7 3 21 से इसे 0.2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऊपर पॉइंट खत्म कर दूं तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 3 जीरो रख सकते हैं। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता तो यह है कि मैं यूनिट डिजिट चेक करूं। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौक 64, यानी कि 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए, जो 3 ऑप्शन में है जो मैच नहीं कर रहा। उसके बाद मैं डिजिटल सम चेक कर सकता हूँ, अगर नीचे 1 है तो मैं ऊपर का डिजिटल सम चेक करके इसके डिजिटल सम से मैच कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसका डिजिटल सम मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि 2 2 4, और उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 6, और ये 6, और ये 6 गुणा 6 बनेगा 36। इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल सम आपका होगा वो 0 आएगा या 9 आएगा। तो डिजिटल सम 0 है, जिस ऑप्शन में भी डिजिटल सम 0 मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो पहले में मैं डिजिटल सम चेक करता हूँ। डिजिटल सम चेक करने का तरीका ये है कि जहां भी मुझे 9 की डिविजिबिलिटी मिलेगी, जहां भी मुझे 9 की डिविजिबिलिटी मिलेगी वहां मैं राइट ऑफ कर दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो 7 और 2 9, ये खत्म, 3 और 4 7 और 2 9, ये खत्म। तो इसका जो डिजिटल सम है वो कितना है, 8 है। उसके बाद 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये खत्म, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब है इसका डिजिटल सम 2 है। 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 2 10, यानी कि 1 बचा, 1 और 4 5, इसका डिजिटल सम 5 है। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, और 4 18, इसका डिजिटल सम 0। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर होगा। तो मैं डिजिटल सम के जरिए भी आंसर्स निकाल सकता हूँ, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचता हुआ मैं क्विकली आंसर तक पहुंच सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। दो रनर्स हैं, सोनी एंड मोनी, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ट्रैक की लंबाई दे रखी है 200 मीटर, और ये 18 और 24 की स्पीड से एक ही दिशा में दौड़नी स्टार्ट करती हैं, और प्रारंभ से कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी। ध्यान दीजिए, इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि सीधे सीधे आपको टाइम दे देगा, जैसे एक रेसर है वो 40 सेकंड में ट्रैक कवर करता है, दूसरा 50 सेकंड में ट्रैक कवर करता है। तो आप बताओ
कि अगर दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर एक 40 सेकंड में कर रहा है, एक 50 सेकंड में कर रहा है, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा 200, यानी कि 200 सेकंड के बाद ये मिलेंगे। आप चेक कर सकते हो, जैसे 40 वाला 40 पर आएगा, 80 पर आएगा, 120 पर आएगा, 160 पर आएगा, 200 पर आएगा। 50 वाला पहले 50 पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर 100 पर पहुंचेगा, फिर 150 पर पहुंचेगा और 200 पर पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई कॉमन नंबर जो 40 और 50 को डिवाइड कर दे, वही वो नंबर होगा जिस पर ये दोनों मिल जाएंगे। तो यही चीज है कि या तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि दोनों का टाइमिंग दे रखा होगा, वरना ट्रैक की लंबाई और स्पीड दे रखी होगी। इससे आप ये पता कर सकते हो कि दोनों को इंडिविजुअली कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर इनका एलसीएम लेकर आप पहुंच सकते हैं इनके उस टाइम पर। तो 200 मीटर लंबा ट्रैक है। अगर सोनी की स्पीड 18 है तो 18 को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर मैं सोनी की स्पीड की बात करूं तो 18 गुणा 5/18 तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो आप चेक कर सकते हैं कि सोनी को कितना समय लगेगा। तो 200 मीटर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो सोनी को एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगेंगे। उसके बाद अगर मैं अदर रेसर मोनी की बात करूं तो आप बताइए कि इनकी स्पीड्स किस रेशियो में है। तो अगर इनकी स्पीड 3 और 4 के रेशियो में है तो इनको लगने वाला टाइम 4 और 3 के रेशियो में होगा। इसका मतलब ये 4 40 सेकंड के बराबर है, तो मोनी को लगने वाला 3 टाइम 30 सेकंड के बराबर होगा। अगर ये 30 सेकंड के बराबर होगा तो 40 और 30 का एलसीएम कितना बनता है, 40 और 30 का एलसीएम बनता है 120, यानी कि 120 सेकंड में दोनों स्टार्ट पॉइंट पर मिलेंगे पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगल त्रिभुज एबीसी दे रखा है, ट्रायंगल XYZ दे रखा है। इनके कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल XYZ, एंगल Z बराबर है एंगल C के, एंगल Z एंगल C के बराबर है, ध्यान दीजिए। उसके बाद AC XZ के बराबर दे रखा है, AC दे रखा है XZ के बराबर। तो आप तो ये चेक करना है कि इनके सर्वांग होने के लिए कौन सी आवश्यक है। ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ABC और दूसरा ट्रायंगल मैंने बना दिया है XYZ। एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल XYZ है, एंगल C बराबर है एंगल Z के। मुझे पता है कि ट्रायंगल अगर सर्वांग सम मुझे चाहिए तो साइड एंगल साइड वाला फॉर्मेट लगता है या एंगल साइड एंगल वाला फॉर्मेट लगता है। साइड एंगल साइड वाला फॉर्मेट लगेगा या एंगल साइड एंगल वाला फॉर्मेट लगेगा। तो साइड एंगल और साइड, तो अगर AC बराबर दे रखा है XZ के, इस तो एक साइड दूसरी साइड के बराबर, तो ये साइड भी इस साइड के बराबर होगी। इसका मतलब BC किसके बराबर होगा बच्चों, BC YZ के बराबर होगा, क्योंकि दो साइड और इनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक टेंजेंट है PT दे रखी है और PA और PB दे रखा है। मुझे पता है कि अगर टेंजेंट और कोड एक साथ दे रखी है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों आपस में मिलते हैं, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल इंटू एक्सटर्नल, यानी कि PT स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB के। तो PT स्क्वायर, PT का मतलब है 8 सेंटीमीटर, PT का मतलब है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर करेंगे आपको 64 मिलेगा। PA की वैल्यू 6 दे रखी है, 6, और PB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 प्लस x सेंटीमीटर, 6 प्लस x सेंटीमीटर। जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 3 बार कटेगा और ये 32 बार आ जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है 32/3 और इज इक्वल टू 6 प्लस का x। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 32/3 माइनस का 6 इज इक्वल टू x होगा।
और 6×3 = 18, 18 32 में से जाएगा तो 14/3 मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना, कितने समय में उतना ब्याज मिलेगा जितना 8,000 रुपए पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज पर मिलता है। ध्यान दीजिए, हमें एक सीधा सीधा फॉर्मेट पता है कि अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अगर 3 बार भी ये फॉर्मेशन दे रखा है तो तीनों बार लिखकर कंपैरिजन कर लीजिए। तो पहला प्रिंसिपल है 1,000, 10,000 पहला प्रिंसिपल है, रेट 4% है, टाइम कितने समय में पूछ रहा है तो टाइम मुझे नहीं पता, अपॉन में कितना 100 इज इक्वल टू, इस बार प्रिंसिपल 8,000 है। ये दोनों केस में इंटरेस्ट सेम है तो हम दोनों केस का इंटरेस्ट सेम रख रहे हैं। पहले केस में इंटरेस्ट ये बनेगा, दूसरे केस में कितना बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट है 5%, टाइम है 4 अपॉन में 100। 100 से हम 100 काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट गया तो बच्चों ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 40 आ जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद ये 40 ये 10 तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ईयर आ जाएगी। तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cos थीटा बराबर √3/2, हर एक बच्चा जानता है कि √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, तो इस तरह से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मतलब है कि मैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इसको बोल सकता हूँ, और इंटू cos स्क्वायर थीटा चल रहा है तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया तो आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है और थीटा की जगह 30 डिग्री है। तो sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, और 1/2 को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। पहला वृत्त ये बन गया, पहला वृत्त ये बन गया, उसके बाद फिर दूसरा ले लेते हैं, दूसरा वृत्त ये आ गया। चलिए दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए, उसके बाद एक लाइन है, उसके बाद ये कहा गया है कि पहले वृत्त की स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा दूसरे वृत्त की कोड है, तो पहले वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि छोटे वृत्त की अगर स्पर्श रेखा है तो उसे दूसरे वृत्त की कोड बना दीजिए। ये आ गया। हमें इतना पता है कि अगर संकेंद्रीय वृत्त है तो किसी एक वृत्त से जो टेंजेंट है हमेशा सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाती है। अगर टेंजेंट सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाती है और अगर मैं किसी सर्किल के सेंटर से किसी कोड पर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर अप्लाई करता हूं तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। तो अब इस हिस्से की वैल्यू निकाली है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दे रखा है। कैसे दे रखा है, परपेंडिकुलर यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या मेरी है 6 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये हिस्सा 6 है, ये आपका 10 है। तो आप बताइए कि क्या निकाला जा सकता है। सर पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाओगे तो 8 का स्क्वायर मिलेगा। ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो मेरी जो कोड की लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7 है, तो 16b स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर की वैल्यू कितनी। देखिए एग्जामिनर इस टाइप के खेल आपके साथ हमेशा करेगा कि जिसका स्क्वायर मांग रहा है उस फॉर्मेट में इक्वेशन या फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखा, 7 आपको ऊपर दे रखा है और 7 का स्क्वायर नीचे मांग रहा है। तो आप फॉर्मेशन को पहले उसी फॉर्मेट में लेके आए जिसका स्क्वायर मांगा जा रहा है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, हमें कहा गया कि 7b माइनस का 1/4b
इज इक्वल टू 7 है, इस पूरी इक्वेशन को मैं 4/7 से अगर गुणा कर दूं, अगर पूरी इक्वेशन को 4/7 से गुणा कर दूं, तो 4/7 की अगर 7 से गुणा होगी तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4b बचेगा। यहाँ 7 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1/7b आ जाएगा, और इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ इक्वेशन दिया गया है। तो अगर मुझे माइनस से प्लस में स्क्वायर करना है, माइनस से प्लस में स्क्वायर करना है तो 16b स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस 1/49b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और प्लस का 2 होगा, और उसके साथ याद रखिए जो ऊपर एक्स्ट्रा है वो ऊपर और जो नीचे एक्स्ट्रा है वो नीचे। तो ऊपर एक्स्ट्रा है 7, ऊपर एक्स्ट्रा है 7, और नहीं ऊपर एक्स्ट्रा है 4, ऊपर 4 एक्स्ट्रा है और नीचे 7 एक्स्ट्रा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे प्लस माइनस से प्लस में स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कितना 16, इसका स्क्वायर कितना 49, तो 16x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी है उसका स्क्वायर 2 जोड़ देंगे, और उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर एक्स्ट्रा है वो ऊपर और जो नीचे एक्स्ट्रा है वो नीचे। तो 4 ऊपर और 7 नीचे, तो लिखा जा सकता है 16 प्लस का 8/7। इसको कह सकते हैं 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, और 120 के अपॉन में कितना 7, तो 120/7 मेरा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x बराबर 4 -4 है, y बराबर -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि ये x + y का क्यूब का फॉर्मेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि x का क्यूब के साथ कॉफिशिएंट का क्यूब होता है, तो अगर कॉफिशिएंट का क्यूब 3 है तो इसका मतलब कॉफिशिएंट क्यूब रूट 3 होगा। तो इस तरह के फॉर्मेशन के चक्कर में ना पड़ते हुए हम कुछ कॉमन निकालकर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3x³ अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर मैं x² कॉमन निकाल लेता हूँ, 3x नहीं x² कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3x और उसके बाद फिर 5y, और फिर प्लस का अगर मैं यहाँ से y² कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा 12x और साथ में आ जाएगा 7y। ध्यान दीजिए x² की जगह मैं -4 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 16 रख सकता हूँ। उसके बाद इसकी जगह में -1 4x की जगह -4 यानी कि -12 हो सकता है, और उसके बाद ये -5 हो सकता है। प्लस y² का मतलब है ये 1 हो जाएगा, 12x का मतलब माइनस का 48 और माइनस का 7। ध्यान देंगे तो ये आपका 16 और माइनस की 17 गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 16 गुणा 17 और 48 और 7 55 और माइनस का 55। और तो अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करूं तो 6 7 42, 2 और 2 और 5 7, जिस ऑप्शन में भी 7 यूनिट डिजिट है वही मेरा आंसर होगा। तो अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचना है जहां तक भी हो सके, और मैक्सिमम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। a + b + c = 16 है, a² b² + c² = 90 है। ध्यान दीजिए 2 इक्वेशन है, 3 फंक्शन है, तो किसी एक फंक्शन को आप 0 कर सकते हैं। तो c को अगर मैं 0 कर दूं तो a + b = 16 है, a² + b² = 90 है, तो मुझे सिर्फ a b की वैल्यू निकालनी है। और हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² प्लस का 2ab। तो a + b का मतलब है 16 का स्क्वायर, मुझे 256 मिलेगा। a² + b² की वैल्यू 90 है और प्लस का 2a। अगर मैं इधर इससे इधर ले जाता हूं तो 166 हो जाएगा, और 166 अगर 2ab के बराबर है तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83 आ जाएगी। तो 83 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साइन a + b 1 है, a + b 1 है, तो क्या मैं इसकी जगह साइन 90 लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है कि a + b कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। a - b 1/2 है, cos 1/2 cos में वैल्यू होती है cos 60 की, तो मैं लिख सकता हूँ कि a - b की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। और
हमें पता है कि अगर इस तरह का फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड का फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ो, अपॉन में 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 60 अपॉन में 2, यानी कि आ जाएगा 75 डिग्री। वेरी गुड, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी इधर 1 से गुणा कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। साइन थीटा इधर आकर 2 साइन थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा इधर जाकर 2 कॉस थीटा बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा के अपॉन में अगर मैं कॉस थीटा ले जाऊं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 इसका मतलब टेन थीटा अगर 1 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? 1 के बराबर। अगर टेन थीटा 1 है, तो कॉट थीटा भी 1 होगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो 45 डिग्री पर दोनों बराबर होंगे। तो 45 डिग्री का मतलब ये है कि अगर मैं cot 45 की वैल्यू को निकालता हूं, तो वो भी मुझे 1 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि एक बार चार्ट है जिसमें 2 फ्लोज दे रखे हैं। टोटल, ये जो शेडेड है वो आपका टोटल है, यानी कि कुल लागत का। और उसके बाद एक सकल लागत या सकल धनराशि जो कंपनी को प्राप्त हुई। तो ध्यान दीजिए, 16-17 में अगर 3500 लाख रुपए कंपनी की कुल लागत है, तो सकल धनराशि इसे 4000 लाख रुपए प्राप्त हुई। इसी तरह से अगर 18-19 की बात करें, तो 5500 लाख इसकी कुल लागत है और 6000 इसकी सकल धनराशि इसको प्राप्त हुई। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डेफिनेटली वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि 2019-20 में 25% का लाभ कमाने के लिए सकल धनराशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रही? कुल लागत आपको समान रखनी है। 19-20 की बात कर रहा है, तो कुल लागत है मेरी 6500 लाख में। और इस पर, अब इस पर 25% प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कोस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो कोस्ट प्राइस 6500 है टोटल कोस्ट। अब इस पर 25% का प्रॉफिट चाहिए, और इसको मैं चेंज कर सकता हूं और इसको चेंज नहीं कर सकता। जब मैं इसको चेंज नहीं करूं, तो इसका 25% प्रॉफिट इसमें जोड़ देता हूं, और उतनी ही मेरी सकल राशि हो जाएगी। तो 6500 का 25% कितना बनेगा? तो हमें पता है कि 6400 होता तो 16 चौक 64, 1600 बन जाता। तो 25 और जोड़ देंगे, यानी कि 1625, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। 1600 में अगर मैं 6500 में 1625 जोड़ूंगा, तो मेरा आ जाएगा 8125, यानी कि 8125 रुपए का मेरी ग्रॉस 8125 रुपए के लिए मेरा ग्रॉस अमाउंट, 6500 के लिए 25% प्रॉफिट के लिए मेरा ग्रॉस अमाउंट 8125 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तालिका में इतिहास और भूगोल 100 बच्चे हैं। हर केस में 100 बच्चे हैं, यहां भी 100 हैं। यहां भी 100 बच्चे हैं। अब ये 100 बच्चों में 0 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले 100 के 100 बच्चे, 10 से अधिक प्राप्त करने वाले इतने बच्चे हैं, 20 से अधिक इतने, 30 से अधिक इतने, और 40 से अधिक इतने बच्चे हैं। तो अब आपसे कहा गया है कि 20% से कम छात्रों की 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, ऐसे छात्र जिनका परसेंटेज 20 से कम है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आउट ऑफ कितना पूछा गया है। तो 50 पर पूछा गया है, तो 50 पर 50 का 20% कितना बनेगा? सबसे पहले मैं हर्डल चेक कर लेता हूं, तो बनेगा 10। इसका मतलब मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर चेक करना है, ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर चेक करना है जो 10 से कम हो। और 10 से कम कितने लोग हैं? एग्रीगेट
10 से ऊपर या 10 वाले 87 है, टोटल 100 है, तो 10 से नीचे वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे? 13 होंगे। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन थे पहली शिफ्ट के, और इसी तरह से आगे की हर एक शिफ्ट, जितने भी 39 शिफ्ट हुई हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा 1 बाय 1, ताकि आप फर्दर एग्जाम्स को देने जब जाओ तब आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे एग्जाम आपका आ रहा है और किस लेवल पे आपको तैयार होके जाना है। चलिए आज के लिए सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।